देखो MgH2 में अपने पास क्या है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है। तो पहले अपने को वही दो एलिमेंट है। अब देखो मैं कल अपन जो इक्वेशन बना रहे थे वैसा इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ मैं आज। कल इक्वेशन अपन क्या बना रहे थे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0। तो एक तरह के चार्ज ही तो बैलेंस कर रहे थे, तो अपन ओरली भी कर सकते हैं ऐसे सोच के। देखो किस तरीके से, तो ऐसे ही करने की कोशिश क्या करो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, कि यहाँ पे मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। अब अगर अपन बात करें मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, किसी एक को अपने को असाइन करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर और किसी एक का अपने को चार्ज बैलेंस करके निकालना है। तो अगर मैग्नीशियम को ही अपन देखें तो पहले पॉइंट में अपने पास क्या क्या आता है, अगर तुमको ध्यान हो तो अपने टेबल बनाया था, तो पहले पॉइंट में अपने पास क्या क्या आता है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्यूमिनियम, गैलियम और फ्लोरीन। तो ये जो मैग्नीशियम है अपने पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है, मतलब इसके ऊपर अपन ने असाइन कर दिया +2। तो अगर मैग्नीशियम पे +2 हो गया तो हाइड्रोजन पे नेट कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो दोनों हाइड्रोजन पे नेट कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए, तभी तो चार्ज बैलेंस रहेगा। तो एक हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, -1। तो ऐसे ओरली भी चार्ज बैलेंस करके बुक कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला में रखना चाहो तो यहाँ पे रख दो कि मैग्नीशियम का अपन ने साइन कर दिया +2, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वो भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ओरली क्या करो, ज्यादा सही रहेगा। ओनली एक बार फिर से बता देंगे, ठीक ओनली है, वाला नहीं है। देखो चार्ज बैलेंस करना है ना अपने को। तो अपने पास दो एटम थे, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। जी तो मैग्नीशियम को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे अपन क्योंकि पहले पे ही है। यस सर, वो ठीक है। तो मैग्नीशियम को अपन ने क्या दे दिया, +2। अब मैग्नीशियम पे +2 आ गया तो दूसरा एलिमेंट अपने पास हाइड्रोजन है। -2 आना। टोटल चार्ज 0 है तो हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो टोटल चार्ज 0 है तो मैग्नीशियम अगर +2 है तो दोनों हाइड्रोजन पे मिला के क्या होना चाहिए, -2। ठीक है तभी सर। ना एक टोटल पे चार्ज 0 आएगा। -1 आएगा। तो एक हाइड्रोजन पे कितना आएगा, -1। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपने से पूछा गया, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया, तो अपन एवरेज बताएंगे। समझ में आ गए। हाँ, ऐसे अगर अपन CgMO2 की बात करें तो इसको भी दोनों तरीके से करते हैं। एक तो अपने पास नेट चार्ज यहाँ पे क्या है, 0 है। तो नेट चार्ज 0 इसका मतलब क्या होगा, अपन लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cgm प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, दो ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0, नेट चार्ज 0। तो अब अपने को वापस असाइन करना पड़ेगा। तो दो इसको एलिमेंट है ओरली अपने कैसे है? पास। इसको हाँ, चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने है। पास सीजीएम को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी अपने पास, पहले ही पॉइंट में ये अल्कली मेटल है, इसके ऊपर क्या आएगा, +1। तो अगर सीजीएम पे +1 है तो अब दूसरा एलिमेंट तो हाइट ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो सीजीएम पे +1 है तो इसमें तो ऑक्सीजन +2 पे आना चाहिए ना। क्या आना चाहिए, -1। क्या 2 चीज, ऑक्सीजन है ना, तो +2 आएगा ना सीजीएम पे तो। अरे सीजीएम के हिसाब से थोड़ी ना, ऑक्सीजन के हिसाब से थोड़ी सोचना है। प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे ना, सीजीएम +1 है तो सीजीएम को सिर्फ +1 ही तो दे सकते हैं। ऐसा समझिए। अब दोनों ऑक्सीजन पे मिला के -1 आएगा तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, -1/2। अरे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा थोड़ी ना कि फ्रैक्शनल सर ये नहीं हो मतलब सकता, इक्वेशन फ्रैक्शनल से भी आ हम लोग सकता कर है। रहे हैं। क्या जी, सर इक्वेशन से सर आवाज सही नहीं आ रही मुझे है। लगा कोई दूसरे मेथड से कर रहे हैं। नहीं आया अभी भी कुछ, क्या बोल रहे हो। सब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या। यस सर। तो वही है कि सी, या फिर फॉर्मूले में रख दो कि सीजीएम अपने पास +1 हो गया, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हाफ ही आएगा। तो सीजीएम का अपन असाइन कर दिया +1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +1 हो गया, तो टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस होना पड़ेगा, और माइनस किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या है, K2O2 है। तो इसमें अगर अपने को इक्वेशन बनाना तो अपन क्या लिखेंगे कि 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू नेट चार्ज 0। एक एलिमेंट को अपने को असाइन करना है तो पोटेशियम अपने पास पहले पॉइंट में आ जाएगा, अल्कली मेटल है, तो इसको एक पोटेशियम पे कितना रहेगा, +1।
2 पोटेशियम में तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों पोटेशियम की वजह से +2, दोनों पोटेशियम की वजह से +2 आ रहा है, तो दूसरा एलिमेंट अपने पास ऑक्सीजन ही बचा, नेट चार्ज 0 है, तो ऑक्सीजन की वजह से कितना आना चाहिए, -2 नेट चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -1। तो या तो ऐसे सोच सकते थे, या फिर फॉर्मूले में लिखना है तो कि 2 इंटू पोटेशियम को अपन ने असाइन किया क्या, +1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको सोल्व करके अगर निकालोगे तो तब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा ऑक्सीजन का, -1 ही आएगा। एक क्लियर में और हो रहा है तुमको जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वाला? यस सर। अरे हाँ ना भाई, चलो इसी तरीके से अपने पास pH 3 है, तो यहाँ पे चाहो तो इक्वेशन बना लो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नेट चार्ज, तो भी 0 है। तो दो ही एलिमेंट है, तो एक पे पॉजिटिव रहेगा एक पे नेगेटिव रहेगा, इसलिए टोटल चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में किसको अपन असाइन करेंगे, अगर तुमको ध्यान हो तो फॉस्फोरस तो वहां पे था ही नहीं, तो मतलब हाइड्रोजन को ही असाइन करेंगे। और जब अपन असाइन करते हैं तो हाइड्रोजन को अपन क्या देते हैं, +1, तो एक हाइड्रोजन पे +1 रहेगा, यहाँ पे अपने पास कितना हाइड्रोजन है, 3, तो नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि टोटल चार्ज क्या है अपने पास 0 है, तो फॉस्फोरस पे क्या होना चाहिए, -3। तो या तो ऐसे सोच लो, हाँ फॉस्फोरस को असाइन करके नहीं करेंगे, फॉस्फोरस को अरे असाइन तो करेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए ना यार, उसके लिए तो फॉस्फोरस किसको पहले करना है, दूसरे पॉइंट पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को करेंगे ना पहले। तो ये हो गया अपने पास, तो यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन का असाइन करेंगे कितना, +1, तो +1 इंटू 3 तो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना जाएगा, -3 फॉस्फोरस के लिए और +1 अपन ने हाइड्रोजन को असाइन किया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, CH2, तो CH2 में अगर देखोगे तो अपने को कार्बन और सल्फर में देखोगे तो सल्फर को असाइन करना पड़ेगा, तो एक सल्फर पे अपन -2 असाइन करेंगे, अपने पास 2 सल्फर है, तो 2 सल्फर पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -4, तो एक कार्बन पे कितना आएगा, +4, क्योंकि कार्बन तो एक ही है, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है, तो माइनस का अगर 4 है तो प्लस का भी कितना रहेगा, +4, या फॉर्मूले से करना तो वही अपने पास कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू 0। तो कार्बन का अपने को निकालना है, तो ये तो ऐसे रख दो कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन 2 इंटू सल्फर को असाइन किया अपने -2, यहाँ से देखोगे तो +4 ही आ जाएगा कार्बन का, और सल्फर का अपन ने असाइन किया क्या, -2। तो इस तरीके से है अपने पास। तो ये तो न्यूट्रल के लिए बात हो गया जो अपन डायरेक्ट चार्ज से निकाल देते हैं। अच्छा मान लो कि कभी तुम्हारे पास आयन आ गया, जैसे मैं तुमको बोल दूं कि अपने पास ए आयन में मान लो क्या SO4 2-, इसके लिए तुमको निकालना है, तो एक तो तरीका तुम्हारे पास वही रहेगा कि अपन क्या करें, वो इक्वेशन बना ले कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 की हो सल्फर जाएगा सर नेट चार्जेस का, +4 इंटू, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2। असाइन अपने को करना है सल्फर और ऑक्सीजन में, तो पहले अपने पास कौन आएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पास कौन से पॉइंट पे था, 3rd पॉइंट पे था, सल्फर तो एकदम लास्ट में आ रहा था। तो ऑक्सीजन को अपन असाइन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 6 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू -2, तो यहाँ से अपने पास सल्फर आ जाएगा कितना, +6। तो ये तो अपने पास ही तरीका हो गया। अगर तुमको डायरेक्ट वैसे निकालना है जैसे मैं बता रहा था, देखो कैसे सोचेंगे अपन कि SO4 2- है, तो इस पे नेट चार्ज क्या है, -2 है ना, और अगर अपन ऑक्सीजन को दे रहे हैं +2, तो एक ऑक्सीजन को सॉरी -2, एक ऑक्सीजन को अपन दे रहे हैं -2, तो 4 ऑक्सीजन की वजह से कितना आएगा, -8, तो 4 ऑक्सीजन की वजह से -8 आ रहा है, वो लास्ट में जो नेट चार्ज बच रहा है वो कितना बच रहा है, -2, तो सल्फर पे कितना रहा होगा, +6 ही रहा होगा, तभी ना -2 बच गया। ये समझ में आया कि मैंने कैसे बताया? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हो, और फिर अगर ज्यादा दिक्कत होती है डायरेक्ट सोचने में तो फिर इसे इक्वेशन बना के करो। इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इक्वेशन बनाने में भी, लेकिन इसमें थोड़ा तुम्हें एक मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट से जा रहे हो, थोड़ा वो लिखना पड़ेगा। इसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इजीली सोच पा रहे हो या फिर तुमको लिख के करना है, तो इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे अगर अपन पास मान लो कि क्या आ गया,
और कोई अपन ले ले जैसे एग्जांपल, एक मिनट। सर NH4 प्लस बोलो। SO4 +2 होता मतलब होता तो क्या होता? क्या SO4 + 2 होता तो क्या होता? अगर पॉजिटिव हो। आयन, पॉजिटिव हाँ आयन ले रहे हैं ना अपन अभी, ये रहा ना। देखो NH4 प्लस में अपने पास नेट चार्ज क्या है, +1 है। तो अपने पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो किसी एक दो ही एटम है, तो एक की वजह से पॉजिटिव आएगा तो दूसरी की वजह से नेगेटिव आएगा। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपन पहले किसको असाइन करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे क्योंकि Green सेकंड को। पॉइंट पे अपने पास। तो हाइड्रोजन को अपन क्या देते हैं, +1। तो 4 हाइड्रोजन है अपने पास, तो एक के ऊपर +1 है, तो 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, -3 होगा सर। +4। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वजह से +4 आ रहा है, और पूरे मॉलिक्यूल पे अपने को रिजल्टेंट कितना रहना है, +1 रखना है। तो नेट चार्ज +1 है और हाइड्रोजन की वजह से +4 आ रहा है, तो नाइट्रोजन की वजह से कितना रहा होगा, -3। तभी तो नेट कितना बचा, +1। समझ में आया क्या ये? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो एक दो एग्जांपल और करते हैं इसे, कि जैसे अपने पास मान लो क्या है, Cr2O7 2-। तो यहाँ पे अपने पास नेट चार्ज तो क्या है, -2 है, मतलब अपने को नेट चार्ज इतना बचा हुआ रखना है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन है एक एटम अपने पास क्रोमियम में, तो क्रोमियम तो अपने पास लिस्ट में था ही नहीं कहीं, तो मतलब ऑक्सीजन को ही अपन प्रायोरिटी देंगे। ऑक्सीजन को अपन कितना असाइन करते हैं, -2। एक ऑक्सीजन पे -2 है, अपने पास 7 ऑक्सीजन है, तो अपने पास कितना होना चाहिए यहाँ पे, -14 चार्ज ऑक्सीजन की वजह से। नेट में अपने को कितना बचाना है, -2 बचाना है, तो पॉजिटिव कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अपने पास +12। 6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +12 होना चाहिए, जो कि किसकी वजह से आ रहा है, 2 क्रोमियम की वजह से। तो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर जब भी पूछा जाए तो पर एटम अपन निकालेंगे। तो एक क्रोमियम पे कितना आ जाएगा, +6। +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। तो ये इतना भी मैं लिखने के लिए तुमको बता दे रहा हूँ, तुम डायरेक्ट सोचना है तुमको माइंड में कि जैसे ऑक्सीजन की वजह से 14, मतलब माइंड में कैलकुलेशंस कर लो। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये वाला कंसेप्ट। वैसे अगर इनडायरेक्टली सोचोगे तो अपन वही चीज कर रहे बिना कुछ लिखे, जो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ये चार्ज वगैरह। थोड़ा सा ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। तो ये तुम माइंड में सोचने की प्रैक्टिस किया करो, धीरे धीरे आएगा। मतलब इस तरीके से तुम माइंड में भी सोच सकते हो जो कि टोटल कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला चार्ज जितना कंप्यूटेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्स पाएंगे, पहले ये तो कर ले यार, को तो सही। ठीक है सर। ये वाला समझ में आया ना? यस सर। यस सर। हाँ हाँ। तो इस तरीके से थोड़ा माइंड में करने की कोशिश किया करो ताकि टाइम तुम्हारा बच जाए। तो इस पर्पज से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही है कि अपने को 3 घंटे में पेपर करना है, तो उस हिसाब से तुमको थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेगी। तो ये हो गया अपने पास कि इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो, और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है। इस पे भी तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 साल बाद तो इसमें भी तुम तुरंत निकाल पाओगे, इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। अब अपन वापस उसी पे आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में कैसे निकालना है अपने को। देखो तो देखिए अपने पास कॉम्प्लेक्स आएंगे क्या जी, और क्रोमियम में +3 आएगा क्या? क्रोमियम +3 आएगा क्या? हाँ क्रोमियम +3 आएगा बिल्कुल। देखो अब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सर अपने ये पास एक तो क्रोमियम है, N4 की क्लास चल रही है। नहीं S4। अरे टाइम टेबल नहीं देखा क्या, फिजिकली क्लास अलग अलग लग रही है ना इस वीक से। अच्छा ओके सर सॉरी। तुम्हारी शायद जूलॉजी की क्लास है। यस हाँ, तो देखो अपने पास ये क्या है, क्रोमियम है। अब देखो पहली बात तो क्या होता है कि जो अपने पास कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो अपन को दिख रहा है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कंपाउंड आएगा उसको अपन कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी अपन बात कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे पहली बात तो ये, जनरली जब भी अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो अपन सेंट्रल एटम की निकालते हैं। और सेंट्रल एटम जो होगा ना, हमेशा जो लेफ्ट में लिखा रखा होगा, ये हमेशा एक मेटल होगी, और ये सेंट्रल एटम हमेशा मेटल ही आता है। तो इसी मेटल का अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। कॉम्प्लेक्स आयन में अगर तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहे हैं, मतलब तुमसे मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोला जाएगा। दिया रहेगा ना क्वेश्चन में। सर हाँ सर नहीं, सेंट्रल हाँ एटम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं?
अरे ये सब बॉन्डिंग में आएगा यार, मैं बता तो रहा हूँ अभी तरीका, जितना तुमको याद रखना है उस हिसाब से। ओके सर। सब केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, सेंट्रल एटम कैसे डिफाइन करते हैं। इसका मैं छोटा सा तरीका तो कल परसों ही बोला था ना कि तुमको जैसे अपने पास H2O है, तो पहला पॉइंट जो आता है अपने पास, वहां पे भी अपन वही लिखेंगे पॉइंट्स कि इस प्रायोरिटी में तुमको फॉलो करना है। तो पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि जो सबसे कम नंबर में होता है ना वही सेंट्रल एटम होता है। अगर एक मॉलिक्यूल गिवन है तो उस मॉलिक्यूल में जो एटम सबसे कम नंबर में होगा उसको अपने को सेंट्रल एटम मान के चलना है, ठीक है। तो मैं अभी तो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ ना, अपने को कॉम्प्लेक्स में ही दिक्कत होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि कब भी कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैसे पहले पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स है, तो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा वहां पे इस तरीके से। तो तुमको फिलहाल तो ऐसे ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको अपन कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, ये सब अपन धीरे धीरे सीखेंगे जब अपन सीखने लायक बन जाएंगे उनको, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो ये हो गया अपने पास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जब भी एक कॉम्प्लेक्स आयन की बात की जाती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स में, तो वहां पे तुमसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है। तो सेंट्रल एटम क्या होता है, या तो तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो लेफ्ट में जो एटम रखा हुआ ना वही सेंट्रल एटम है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही ऐसा होता है कि जो सेंट्रल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में उसको लेफ्ट में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमियम। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें सेंट्रल एटम हमेशा मेटल ही होता है। तो मतलब ये जो क्रोमियम है अपने पास, ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम या आयन हुआ, तो सेंट्रल मेटल आयन। तो मैंने क्या बोला कि जो कॉम्प्लेक्स आयन्स आएंगे इनमें जो लेफ्ट साइड में एटम होगा वही सेंट्रल एटम होगा, और जनरली अपने को उस सेंट्रल एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, या उसी का ही ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है। तो देखो इसका तरीका अपने पास क्या है, अपन इसमें वैसे इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तो वैसे बनाएंगे कि जैसे अपने पास क्या होगा, क्रोमियम है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, एक ही क्रोमियम है, प्लस अब यहाँ पे तुमको क्या होगा, मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा, इसमें एटम को अलग अलग मत करो। जैसे ये H2O पूरा एक मॉलिक्यूल है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो अपन अलग अलग करेंगे। अगर मैं मान लो कि मैं अलग अलग जोड़ता कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये दोनों आ तो कहाँ से रहा है, H2O से ही रहा है। तो जितना भी हाइड्रोजन की वजह से चार्ज आएगा, जितना भी ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आएगा, तो दोनों का मिला के तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि H2O पे तो नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो तुम डायरेक्ट उस मॉलिक्यूल के लिए बात करो कि अपने पास क्या लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ या चार्ज ऑन H2O, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बोलना तो ठीक नहीं रहेगा। या फिर अपन बोल देते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज जो भी बोलना चाहो H2O पे कितना है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इक्वल टू 0, सॉरी 0 क्या, +2 है ना नेट चार्ज का, +2 ठीक है। अब तुमको इस मेटल के अलावा बाकी सबके लिए चार्ज सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इसका निकालना है। तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि इसके अलावा बाकी सबका अपने को असाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे तुमको मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। जैसे H2 मिल गया तो H2 पे अपने पास क्या है, 0। अब ये कुछ कुछ चीजें तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स के अंदर जब भी Cl आएगा वो हमेशा एनाइन ही रहेगा, Cl-, इनको अपन लिगेंड बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, लोन पेयर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो Cl- रहेगा। तो वैसे एग्जांपल कभी कभी आ जाता है, तो इसलिए मैंने तुमको बताया। यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो Cl है ये Cl-1 की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो x प्लस 5 इंटू 0 -1 इक्वल टू +2। यहाँ से जो x निकल के आएगा कितना जाएगा, +3। तो एक और चीज यहाँ पे होता है कि जनरली अपन क्या करते हैं, जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है तो वहां पे जो सेंट्रल एटम होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं x, ठीक है। तो जो इक्वेशन अपन लिख रहे थे वैसे लिखेंगे कि इसका x हो गया चार्ज, पूरे ये H2O मॉलिक्यूल है, इसके पूरे का कितना रहेगा 0, तो क्लोरीन का कितना रहेगा -1। तो इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि क्रोमियम की वजह से x प्लस 5 इंटू H2 की वजह से 0, क्लोरीन की वजह से -1 इक्वल टू नेट चार्ज +2।
यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा +3, मतलब क्रोमियम क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आ गए? सर H2O मॉलिक्यूल 0 क्यों फिर से बता दीजिए, मतलब क्या वॉइस कट होने लग रही है आपकी। ये H2O मॉलिक्यूल का मतलब 0 क्यों लिया गया है, एक बार फिर से बता नहीं, दीजिए। H2O पे नेट चार्ज क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल पे पानी पे 0। कोई चार्ज होता है, इसलिए 0 लिया है। ठीक है, तो इसलिए 0 लिया है और कोई रीजन नहीं है। अच्छा तो देखो इसमें तुमको सेंट्रल एटम के अलावा बाकी सारी चीजों के ऊपर क्या चार्ज है पता होना चाहिए, तभी तुम निकाल सकते हो। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आयंस आ जाएंगे बड़े बड़े वाले, जैसे यहाँ पे H2 आ गया, कभी कभी तुम्हारे पास डायरेक्ट सल्फेट आयन आ जाएगा SO4 2-, कभी कभी NO3- आ जाएगा। तो अभी इस तरीके के एग्जाम्पल तुम्हारे पास ज्यादा नहीं आएंगे, तो अभी तुमको सिर्फ इतना सीखना है कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है। तो अंदर वाले के ऊपर भी चार्ज हो तो हाँ, अच्छा अंदर नहीं वाले होगा। के ऊपर ही तो चार्ज रहेगा। देखो अभी इसमें भी है ना, अब इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तुमको ये पता होना चाहिए कि C2O4 2- क्या है। इसकी अगर अपन बात करें तो ऑक्सिलेट आयन होता है C2O4-2, इसके एक के ऊपर -2 चार्ज होता है। तुमको ये पता रहेगा तभी तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। तो अपन क्या बोलेंगे कि मान लो कि पोटेशियम आयरन के ऊपर X है, और जो ये अपने पास आयन है इसके ऊपर एक के ऊपर -2 होता है, तो -2 इंटू अपने पास टोटल कितने हो गए 3। और एक पोटेशियम की आयरन अपनी का बात करें तो पोटेशियम पे हमेशा +1 होता है, तो +1 इंटू 3। और नेट चार्ज अगर देखोगे तो कॉम्प्लेक्स पे क्या है 0। तो यहाँ से X निकालो, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। -2 हम लोग निकाल नहीं सकते। मतलब अच्छा चार्ज क्या कार्बन हाइड्रोजन को, अच्छा कार्बन ऑक्सीजन को इंडिविजुअली से अगर करे तो नहीं हो पाएगा। भाई हो कार्बन जाएगा का तब चार्ज भी। कहाँ पता है सर? कार्बन का कहाँ चार्ज बताया सर आपने? तब तुमको वही करना पड़ेगा देखो। अच्छा नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, ये तुमको पता होना चाहिए कि नेट चार्ज इस पे -2 है। देखो ऐसा कि इसमें कॉम्प्लेक्स में काफी दिक्कत होती है, इसलिए मैं डीप में नहीं जाना चाह रहा। अगर मान लो कि कहीं पे तुम्हारे पास ऐसा कंपाउंड आ गया Fe, एक ऐसा आता है FeH2O5NO ये अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन है। तो यहाँ पे अपन बोल देते कि अपने पास मान लो कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है X, H2O का अपने पास 0 रहेगा टोटल चार्ज, तो 0 इंटू 5। अब देखो ये जो NO होता है ना, NO अपने पास दो तरीके से हो सकता है, सिंपल NO न्यूट्रल हो सकता है और NO प्लस हो सकता है। अब जब तक पता नहीं होगा तब तक अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा है। तो ये सब चीजें तुमको धीरे धीरे पता चलेगी, तो तब तुम सही मायने में कॉम्प्लेक्स आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। मैंने अभी ऐसे एग्जांपल ले लिया कि अगर कहीं आ गया तो तुमको थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे आना नहीं चाहिए अभी फिलहाल तो, क्योंकि तुमको मेटल आयन के अलावा जो बाकी चीजें है ना उन सब के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे Fe के लिए निकालना है, क्योंकि मैं ये तो बोल ही चुका हूँ कि जो सेंट्रल एटम रहेगा उसी के लिए तुमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो Fe के लिए तुमको फाइंड करना है। तो इसके अलावा तुम्हारे पास H2O है, तो इसके ऊपर पता होना चाहिए नेट चार्ज कितना होता है। NO है, यहाँ पे जो NO है वो 0 वाला है या +1 वाला है ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो NO होता है +1 चार्ज में होता है, तो ये बाद में पता चलेगा। ये जो SO4 टोटल पूरा एक यूनिट है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये पता होना चाहिए। तो सल्फेट आयन है यहाँ पे, तो इस पे -2 होता है। तो जब सारी चीजें पता रहेगी तभी तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे। तो यहाँ पे दिक्कत होती है अभी फिलहाल स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन से आयन पे क्या चार्ज होता है। तो सही मायने में तुम ये सब चीजें बाद में कर पाओगे। तो अभी तुम सिर्फ ये देखो, जितना मैंने बताया उतना याद रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब अपने को क्या निकालना है। जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुमसे जनरली पूछा जाएगा, वही काम आएगा अपने लिए। और सेंट्रल एटम का अपने को अगर निकालना है तो बाकी के बारे में मेरे को पता होना चाहिए, जो भी स्पीसीज उसके अंदर या बाहर प्रेजेंट है, जैसे अपने यहाँ पे बोला था। तो ये तुमको पता होना चाहिए कि H2O पे नेट चार्ज 0 होता है, जो यहाँ पे NO प्रेजेंट है वो +1 वाला है, और यहाँ पे जो सल्फेट है इसके ऊपर -2 है।
तब अपन क्या करेंगे, नेट चार्ज अपने को वापस वही बैलेंस करना है। तो ये जो कंपाउंड दिया है इसमें नेट चार्ज तो 0 है, तो अगर मैं Fe का मान लो x, तो अपने पास क्या आएगा कि x प्लस H2 की वजह से 0 इंटू 5 प्लस NO की वजह से एक पे +1 है और एक NO है, तो +1 इंटू 1, और सल्फेट पे -2 होता है, तो -2 इंटू एक ही सल्फेट है मतलब 1। यहाँ से x निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 +1, तो ये -1 बचेगा मतलब +1 आ जाएगा। तो x अपने पास क्या आएगा, +1 आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन में थोड़ा सा दिक्कत होगा तुमको फिलहाल तो अभी तो इसको नहीं करोगे तब भी ठीक है, लेकिन मेथड पता होना चाहिए, अगर कहीं पे आ गया तो। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अरे समझा? यस सर। क्या चीज? वो याद होना चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ। जैसे सल्फेट आइन होता है उस पर -2 है, जो तुमको पता है ना, ये सब चीजें तुम पढ़ते आ रहे हो, इसलिए तुमको पता चल गया। जैसे अमोनिया की अपन बात करें तो NH3 होता है और नेट चार्ज इस पे 0 होता है। H2 की अगर अपन बात करें तो H2O पे अपने पास क्या होता है, पानी का अगर अपन बात करें वाटर, तो H2 होता है, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है। कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते सल्फेट क्या? आइन की बात करें, भी NO पे प्लस भी हो सकता है और बिना 0 भी हो सकता है। यस सर। मैं कह रहा हूँ। वो तुमको याद करना पड़ेगा। फिर जैसे इस कॉम्प्लेक्स में NO क्या है, प्लस में है, तो ये याद ही रखना पड़ेगा। तो हमको कैसे पता याद चलेगा? इसका तरीका नहीं है। प्लस में नहीं, क्या इसमें चीज? तो 0 है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा उस पे। नहीं लिखा उस पे कुछ नहीं रहेगा, तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स को अपन नाम देते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इसको अपन नाम देते हैं, और इसमें NO+1 में होता है, ऐसे तुमको करके याद रखना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे +1 में है NO, और इसका रीजन वगैरह सब तुमको 12th में पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो केमिस्ट्री है, यहाँ पे काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट होता है कि यहाँ पे NO जो है वो NO+ है, ना कि NO न्यूट्रल, मतलब विदाउट चार्ज। अरे SO4 तो अपने पास एक तरीके से, अरे SO4 तो सल्फेट आइन होता है, ये तो पता होना चाहिए। सल्फेट आइन पे क्या होता है, -2 होता है। SO4 करके ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर इसको बॉन्डिंग हिसाब से देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है कि SO4 सिर्फ कुछ एग्जिस्ट कर जाए। क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो 8 बॉन्ड बनेंगे सल्फर के। अगर तुम बोलो तुम्हारे हिसाब से ये SO4 एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऐसे तो 8 बॉन्ड बन जाएंगे, और 8 बॉन्ड तो कभी बनाता ही नहीं है सल्फर। तो ये सब चीजें, काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है केमिस्ट्री में। तो ये सब तुमको धीरे धीरे पता चलेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको अभी सिर्फ मेथड देखना है कि अपन ने किया क्या है। तुमको इन सब के पीछे नहीं जाना है कि किस पे क्या चार्ज है। और ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, मतलब पेपर तो मैं ही बनाता हूँ, तो पेपर में तो नहीं आएगा। वो धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे तो तुमको सब चीजें पता चल जाएगी। अभी अपन पीरियोडिक में ही एक चैप्टर पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर। इनऑर्गेनिक में भी अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जैसे तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है हाइपेशियन नॉमेनक्लेचर। तो जो इनऑर्गेनिक में अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसको अपन बोलते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। तो बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर दैट इज बिन, शॉर्ट में अपन बिन बोलेंगे उसको, BIN। तो उसमें अपन इन सब आयंस की ही बात करते हैं, किस तरीके से आयंस का अपन नेमिंग करते हैं, कौन से आयन पे क्या चार्ज रहेगा, किस तरीके से आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब चीजों के बारे में अपन उस चैप्टर में बात करेंगे। तो जब वो चैप्टर तुम एक बार पढ़ लोगे ना, तो कम से कम तुमको 70% आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में तो पता चल जाएगा कि किस पे क्या चार्ज होता है। और ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा याद करने में, इजीली याद हो जाती चीजें, क्योंकि सबके तरीके बताए जाएंगे कि ये कहाँ से बन रहा है, तो इस वजह से इतना चार्ज आया, मतलब रिलेट करके सबको पढ़ाएंगे अपन उसमें, तो वो याद हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीजें याद होती है, तुम चाहो एकदम से हो जाए तो फिर वो नहीं होगा। तो ये था अपने पास। अरे क्या चला दिए की केमिस्ट्री और जेई की केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है क्या? नीट की केमिस्ट्री और जेई की केमिस्ट्री में डिफरेंस होता है सर? केमिस्ट्री में तो क्या डिफरेंस रहेगा,
मतलब क्वेश्चंस लेवल्स कम ज़्यादा हो जाता है, और क्या उनके क्वेश्चन एकदम मतलब पूरे थ्योरी से रिलेटेड हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, और अपने जेई वगैरह में क्वेश्चन जो आते हैं काफ़ी मुश्किल आते हैं, तो काफ़ी तो एडवांस में आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं। क्वेश्चन लेवल में फ़र्क होता है, मतलब ये बोल सकते हो थ्योरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-10% का फर्क होगा, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे जेई वालों के जो नीट वालों के नहीं होंगे, बाकी क्वेश्चंस लेवल में फर्क पड़ता है और कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है जेई में, मेंस में बात करो या फिर एडवांस में बात करो। हाँ नीट वालों का मॉड्यूल अगर तुम देखोगे तो तुमको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसमें, तो नीट वालों में वो यही फर्क होता है, और क्या। अब देखो, तो यहाँ से जो अपने पास कुछ आयंस आ रही है, इसमें तुमको कुछ कुछ डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे फिलहाल के लिए, तो क्योंकि अभी अपन उतना पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर अपने पास बीच में आ गया। रेडॉक्स के लिए ये अपने को पढ़ना पड़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स वाला तुमको समझ में नहीं आया तो इसको तुम हटा सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं समझ में आया तो कुछ हो जाएगा। तो बाकी मेरे को तो मेथड बताना था किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता रहता है कि किस पे क्या चार्ज रहता है, कॉमन जो यूज होते हो तो याद ही रहता है, तो जिनको पता रहता है उनके लिए बढ़िया है, तो जिनको नहीं समझ में आया उनको भी ऐसा नहीं कि बाद में समझ में नहीं आएगा, सब चीजें पता चल जाएगी धीरे धीरे टाइम के साथ। तो ये था अपने पास। अब अपने पास जो आगे जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनमें तुमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा आयन है, क्योंकि ये सब जो आयन है इनको मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनसे रिलेटेड रेडॉक्स रिएक्शन आ सकती है तुम्हारे पास, जो अपन आगे पढ़ेंगे अभी इनको खत्म करने के बाद, इसलिए तुमको ये पता होना चाहिए। तो जैसे अपन FeS2 की बात करें, तो जो ये FeS2 है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि FeS2 में अगर तुम निकालोगे तो जो अपन ने प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, अगर उसके हिसाब से तुम जाओगे तो क्या करोगे, सल्फर पे -2 दोगे, और 2 सल्फर पे -2 अगर देंगे तो नेट चार्ज हो जाएगा -4, उसके हिसाब से Fe पे आना चाहिए कितना, +4, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं +4 है। हाँ तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये तुमको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, एक तरीके से एक्सेप्शन जैसा बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो S2 है ना, ये डाई सल्फाइड आयन है, मतलब 2 सल्फर के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो ये डाई सल्फाइड आयन है अपने पास, सल्फाइड आयन नहीं है। डाई सल्फाइड और सल्फाइड क्या है, एक ही सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज, इसको अपन बोलते हैं सल्फाइड, और एक सल्फर के ऊपर 2 सल्फर के ऊपर -2, इसको अपन बोलते हैं डाई सल्फाइड। तो यहाँ पे जो आयन होता है डाई सल्फाइड आयन होता है, ये याद ही रखना पड़ेगा, मतलब ये दोनों सल्फर पे मिला के -2 चार्ज है, तो Fe पे कितना आएगा फिर, +2, तो यहाँ पे Fe जो है +2 में है, और दोनों सल्फर पे मिला के -2 है, मतलब एक सल्फर पे कितना आ गया, -1, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब ठीक है, इसमें अगर अपन आ जाए Cu3P है यहाँ पे, तो Cu3P की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कॉपर है, फॉस्फोरस है। वैसे अगर देखोगे तो अपन ने जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था उसमें तो दोनों एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे तुमको ऐसा कुछ याद रखना पड़ेगा कि जो P है नाइट्रोजन की तरह -3 में है, और नाइट्रोजन के ऊपर -3, नाइट्रोजन के जैसे P जो है -3 रहेगा, फॉस्फाइड आयन रहेगा, और जो कॉपर है तो 3 कॉपर है, तो एक P के ऊपर अगर अपने पास क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, सॉरी, अगर एक P के ऊपर अपने पास -3 आ रहा है तो तीनों कॉपर पे मिला के कितना रहेगा, +3 रहेगा, तो एक पे अपने पास क्या जाएगा, +1, तो यहाँ पे क्यूप्रस आयन होता है, कॉपर +1, तो ये भी याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोला कि नीचे वाले सारे ही तुमको याद ही करने पड़ेंगे कि यहाँ पे कॉपर +1 है, फॉस्फोरस -3 है। ये क्यों याद करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फॉस्फोरस के जो ज्यादातर कंपाउंड होते हैं ना, फॉस्फोरस ज्यादातर कंपाउंड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो कुछ ही कंपाउंड से जहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, उसमें से एक ये है, तो ये डायरेक्ट दिखता नहीं है लोगों को, तो इसलिए तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि Cu3P में -3 में है कॉपर, सॉरी फॉस्फोरस, तो कॉपर +1 में है, तो ये भी डायरेक्ट याद करने वाला हो गया। इन दोनों की अगर अपन बात करें तो क्रोमियम I3 में तो ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल, लेकिन इन दोनों को अगर कंपेयर करके अपन पढ़े तो थेलियम वाले में कुछ स्पेशल बात है। तो देखो क्या है, अगर अपन जनरल उसी के हिसाब से जाते हैं
तो आयोडीन को अपन क्या देंगे -1, क्योंकि आयोडीन अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर में आ रहा था। तो 3 आयोडीन मतलब क्या होगा नेट चार्ज -3। एक आयोडीन को -1 देंगे तो 3 आयोडीन मतलब -3 हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए? +3। तो मतलब अपने पास यहाँ पे क्रोमियम होना चाहिए क्या? +3, और आयोडीन, एक आयोडीन की बात करें तो होना चाहिए -1। बिल्कुल एकदम ऐसा ही है यहाँ पे। तो ठीक है, अगर इसी के जैसा तुम थीलियम में सोचोगे कि एक आयोडीन पे अपने पास क्या आ गया? -1, तो 3 आयोडीन पे कितना आ जाएगा? -3। उसके हिसाब से थीलियम पे कितना आना चाहिए? +3। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, जो ये आयोडीन है ये ट्राई आयोडाइड आयन है, और 3 आयोडीन पे मिला के -1 चार्ज है। तो सेम चीज है जैसे अपन सल्फाइड के लिए बोल रहे थे कि I- को अपन क्या बोलते हैं? आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन। तो ये अपने पास जो I3- है इसको अपन नाम देते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। तो यहाँ पे जो TLI3 है, थेलियम ट्राई आयोडाइड, इसमें जो आयोडीन है 3 आयोडीन पे मिला के -1 है। तो एक थेलियम पे अपने पास क्या रहेगा? +1। तो जैसे डाइसल्फाइड में बोल रहे थे वैसे यहाँ पे ट्राई आयोडाइड है। तो यहाँ पे अगर आयोडीन देखोगे तो आयोडीन कितना होगा अपने पास? -1/3। तो ऐसा कुछ रहेगा अपने पास। तो ये थोड़ा सा तुमको अलग हो गया, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के मन में आ जाता है कि सर कहाँ पे याद रखना है, कहाँ पे क्या करना है। तो जो क्लास में लिखाया जा रहा है उतना याद रखो। बाकी अगर कोई भी नया एग्जाम्पल तुमको दिखता है तो वहाँ पे जनरल जैसा अपन कर रहे हैं वैसा ही तुमको करना है, क्योंकि जहाँ पे रूल नहीं लगेगा वहाँ पे तुमको बता दिया जाएगा कि इनके ऊपर रूल्स नहीं लग रहे, उनके अलावा बाकी तुमको याद रखने हैं। मतलब उनके अलावा बाकी जो बचेंगे वहाँ पे तुमको जनरल जो भी अपन ने पढ़ा उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं है, यहाँ पे तो जनरल ट्रेंड से आ जाता है, इसको चाहो तो हटा दो। तो ये अपने पास 3-4 है। कौन कौन से हो गए? FeS2। तो FeS2 में तुमको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ डाइसल्फाइड आयन है, तो Fe+2 में है, और सल्फर किसमें? एक सल्फर -1 में। एक ये याद रखना पड़ेगा, नहीं ये तो ठीक था, Cu3P, कि यहाँ पे भी अपने पास क्या है? फॉस्फोरस -3 में, जनरली -3 में बहुत कम मिलता है। तो जहाँ पे मिलता है वहां पे एक कंपाउंड ये भी आ गया। एक अपने देखा ही था PH3, तो वहां पे लेकिन डायरेक्ट आ जाता है। और एक ये हो गया अपने पास TLI3। तो ये थे कुछ जहां पे तुमको डायरेक्ट याद रखना है, और ये अपने पास आगे यूज होंगे इसलिए मैंने बता दिया। तो ये था अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर। तो किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर अपन निकालते हैं? तो मेनली तो तुमको वही कंसेप्ट यूज करना है जो अपन कर रहे थे पहले, और अपने जितना अभी काम आएगा रेडॉक्स जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें अपना काम बन जाएगा उतने से। सर आपने S2 S3 का नहीं बताया। नहीं, उसका मैंने इसलिए हटा दिया कि वो जनरल जैसा अपन निकालते हैं ना वैसे निकालोगे तो आ जाएगा कि AS2 S3 है, तो सल्फर को अपन असाइन करेंगे ना वहां पे। तो बता देते हैं अभी कि AS2 S3 का मतलब वहां पे कोई ऐसा स्पेशल बात नहीं है, तो उन सब के साथ में नहीं लिखना चाह रहा था इसलिए मैंने हटा दिया हो कि AS2 S3 में नॉर्मल लग जाएगा। कि यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इंटू 3 इक्वल टू 0। तो अब अगर अपन बात करें तो सल्फर और आर्सेनिक अपने को असाइन करना है। तो आर्सेनिक तो अपने पास कुछ था ही नहीं प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो सल्फर को ही अपन असाइन करेंगे -2। यहाँ से आर्सेनिक अगर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक कितना आ जाएगा? +3। तो आर्सेनिक +3 में है, सल्फर -2 में है, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। मतलब इसमें कोई स्पेशल बात नहीं थी इसलिए मैंने उन सबके नीचे नहीं लिखा, और कुछ नहीं है इन सब के नीचे, क्योंकि यहाँ पे अपन कुछ स्पेशल बात कर रहे थे, मतलब डायरेक्ट याद करने वाले थे। हाँ, तो ये 3-4 याद रखना। इसके अलावा भी अपने पास किसी की काम की मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी की। तो अपन ने अभी ऑक्सीडेशन नंबर में उतना ही पढ़ा है जितना अपने को जरूरी था।
अब ये चीज अपन जब पीरियोडिक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक में, वापस दोबारा आएगा पूरा एक चैप्टर ऑक्सीडेशन नंबर करके, तो वहां पे अपन दोबारा से देखना है, वहां पे अपन पूरा डिटेल में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किस चीज इसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना होता है मेनली, तो वो सब अपन वहां पे देखेंगे। तो अपने पास देखो रेडॉक्स अपने को बात करना है, सर तो उससे हाँ वो है डिफरेंस बता दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन अच्छा स्टेट में। डिफरेंस बता देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के बाद स्टार्ट करते हैं, पहले डिफरेंस बता देते हैं, एक मिनट। तो देखो डिफरेंस अपने पास कुछ भी नहीं है, मैंने तुमको ध्यान होता है कि एग्जांपल लिया था x3y2 ऐसे करके पिछली क्लास में। तो यहाँ पे देखो 3x है, तो x के ऊपर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि मान लो कि डबल बॉन्ड है और y भी इस तरीके से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे मान लो कि अपने पास ये अभी तेजी में करना पड़ेगा क्योंकि अपने को भी निकालना आता नहीं है। तो सल्फर के ऊपर मान लो कितना है, इस x पे +2 है, इस x पे भी +2 है और इस x पे 0 है, तो इस y पे -2, इस y पे -2, इस तरीके से इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक तरीके से अपन क्या करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। जैसे अगर अपन x तुमसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x, और तुमको मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पे 3x है तो कौन से वाले पे तुमसे पूछा गया है, मिडिल वाले पे पूछा गया है या जो बीच में है, मतलब इसके लिए पूछा गया है या फिर इन दोनों के लिए पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर वो इंडिविजुअल के लिए पूछना चाह रहा है तो, कि कौन से वाले के लिए तुमसे पूछा गया है। वो तुमको डिफ्रेंशिएट कैसे भी कर सकता है कि जो y से कनेक्टेड है उसका इतना है, जो मिडिल में है उसका इतना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करने का तरीका पर तुमको समझ में आ जाए इतना बता देगा वो। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर तुमसे सिर्फ बोला गया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एक तरीके से अगर सही मायने में अपन देखें तो एवरेज की बात करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ x दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब तीनों का एवरेज की अपने को बात करनी है। तो इस पे +2 है, इस पे 0 है, इस पे +4 है, तो नेट चार्ज x पे कितना होगा, तीनों को मिला के +4, एवरेज लोगे तो डिवाइडेड बाय नंबर 3। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुमसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुमको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, जो कि अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगी +4/3। अब अगर तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है सही मायने में, तो अब वो होती है इंडिविजुअल एटम के ऊपर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अपन इंडिविजुअल एटम की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस x, तो अपन क्या लिखेंगे +2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस x, वो अपन क्या लिखेंगे 0। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस x, जो कि अपन क्या लिखेंगे +2। तो सिंपली डिफरेंस मतलब तुमको ये समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एवरेज की अपन बात कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर एक से ज्यादा एटम है तो इंडिविजुअल की अपने को बात करनी है। अब अगर मान लो कि एक ही एटम होता अपने पास, जैसे अपन बात कर रहे थे किसकी, कोई भी ले लो, जैसे H2O है अपन में पास, तो H2O में अपन निकाला था कि ऑक्सीजन अपने पास क्या है -2 है और हाइड्रोजन अपने पास क्या है +1 है। तो यहाँ पे मैं अभी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, दोनों -2 ही रहेगा, क्योंकि एक ही एटम है तो एवरेज का तो कोई सवाल उठता ही नहीं कि एवरेज क्या होगा। तो डिफरेंस अगर तुमसे पूछ ले तो सिंपली इतना बोलना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को अपन एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर बोल दे रहे हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो भी एटम के ऊपर नेट चार्ज है उसको अपन बोलना चाह रहे हैं, तो इंडिविजुअली अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ क्या अभी? यस सर। हाँ, तो ये था अपने पास डिफरेंस। लेकिन अपन जब बात करते हैं मतलब कॉमनली, तो उसमें अपन को इतना ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे बोलते टाइम मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ, कभी ऑक्सीडेशन नंबर, कभी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उतना एग्जाम के हिसाब से उतना कभी पूछता नहीं है कि स्पेसिफाई करके कभी पूछा गया है कि तुम तो ऑक्सीडेशन नंबर ही बताओ। तो क्वेश्चन में भी कभी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन डिफरेंस होता है, अपन इसको मना नहीं कर सकते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास रेडॉक्स ही अपने को स्टार्ट करना है। तो रेडॉक्स
अपने पास क्या होता है उससे पहले अपने को, मतलब रेडॉक्स वैसे कुछ नहीं, वही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। तो पहले तो अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहीं से एक्चुअल में रेडॉक्स का नाम भी आता है, देख सकते हो RED, तो ये तो गया रेड, तो इधर से ले लो OX, तो क्या बन गया रेडॉक्स। तो रेडॉक्स मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ प्रेजेंट है। तो पहले अपन वही पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, फिर अपन बात करेंगे कि रेडॉक्स क्या होता है या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ये तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। So loss of electrons. Adding of oxygen removal Adding of of H plus ion or loss of Addition of किसी ने बोला, oxygen, remove hydrogen. हाँ किसी ने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी ने बोला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं क्या कुछ, कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन yes ऑक्सीडेशन sir नंबर? सर डिक्रीज इन सर जब ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज increase oxidation oxidation number is oxidation or decrease reduction. तो 3-4 नाम है, मतलब सही बोल रहे हो, 3-4 डेफिनेशन है इसकी। तो अपने को तो एक ही डेफिनेशन से जाना है, किससे जाना है उसकी अपन बात करेंगे और लिखेंगे अपन सारी, कि वो सारी डेफिनेशन है। तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेफिनेशन आया है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ भी नहीं है, चीज एक ही है। तो देखो पहला जो है अपने पास, जैसे अगर किसी ने बोला कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इंक्रीज इन, ऐसे टेबल बना लो तुम भी, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में अगर पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि जिंक है, इस जिंक का अपन ने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से अपने पास क्या बना एक तरीके से जिंक ऑक्साइड। अब अगर अपन जिंक के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जिंक एलिमेंटल फॉर्म में था, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, ये अपने लिखा ही है। यहाँ पे अगर अपन जिंक की बात करें तो एक तरीके से जिंक और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को अपन असाइन कर देंगे क्या -2, तो जिंक का एक ही एटम है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा +2। तो अपन ने एक तरीके से क्या कराया, जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक ऑक्साइड बना, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अगर अपन देखें तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से कहाँ चला गया, +2 में चला गया। मतलब यहाँ पे जिंक के लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, 0 से +1 मतलब बढ़ गया। तो अपन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल अपन ने जिंक के लिए देख लिया। सेकेंड अगर अपन देखें तो ये जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एक तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन देखो जैसे ऊपर बोल रहे थे कि 0 से अपन कहाँ जा रहे हैं, +2 में जा रहे हैं। तो 0 से +2 में जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ना, पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का लूज किया है कहीं ना कहीं। तो इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि जिंक जो है अपने पास कहाँ जा रहा है, Zn+2 में जा रहा है। तो Zn+2 में जाने का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। जहाँ नहीं समझ में आया बोल देना कि ये कैसे लिख दिया। एक मिनट, किसी का यार ये म्यूट कर लो यार, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो ये अपने पास सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर अपन देखें तो जो तुम डेफिनेशन दे रहे थे, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो देखो जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है ना तो जो दूसरा एटम रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरली डेवलप हो जाता है। जैसे इस वाली रिएक्शन में ही देख लो कि अपन ने क्या कराया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया,
तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो अपने पास जिंक ऑक्साइड बना, और जिंक ऑक्साइड में जिंक अपने पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज में चला गया। तो जनरली ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये जनरल है, क्योंकि अपन इससे पहले देख चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन -2 में ही जाए, लेकिन जनरल अपन ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरली किस में जाता है, -2 में जाता है। तो जब भी अपन किसी पर्टिकुलर एटम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन कराएंगे तो ऑक्सीजन तो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, तो सामने वाला एटम किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे जिंक में गया है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन अपने पास क्या था, ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में ये भी सर, 0 है। क्या चीज, ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं है सर। बैलेंस की तो बैलेंस करके क्या करोगे यहाँ पे, अभी तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब। सोच के देखो ना, ये तो इतना सोचो तुम। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे अपन जब भी ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं ना, तो जनरली अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरली -2 में जाता है, लेकिन हमेशा नहीं जाएगा। तो इसलिए जो अपन ये डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये जरूरी नहीं कि हमेशा एप्लीकेबल हो, मोस्ट ऑफ द केस में लग जाएगा। तो अपने को पहले अपन इसको समझ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि कौन सी अपने को फाइनली याद रखना है, उसके हिसाब से अपन आगे बातें भी करेंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में मैं इसलिए ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन रिएक्शन करता है जनरली ऑक्सीजन माइनस में जाता है, तो उसके सामने वाला जो एटम होगा वो प्लस में जाएगा, मतलब उस एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे अपन ने इस रिएक्शन में बोला कि इसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि यहाँ पे जिंक 0 में था, ऑक्सीजन भी 0 में, एक तरीके से दोनों ने रिएक्शन किया तो एक तरीके से ऑक्सीजन जिंक के साथ जाके कंबाइंड हो गया। तो देखोगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया है, प्लस में चला गया, और ऑक्सीजन माइनस में चला गया। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो सामने वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, अपन ऐसा बोल सकते हैं जनरली, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा वहां पे। इसी तरीके से अगर अपन बात करें, इसी का एक और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 4th, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन कहीं से रिमूव हो रहा है तो सेम चीज है कि जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ पे भी अपन वैसा ही बोल सकते हैं जैसा ऑक्सीजन के लिए बोल रहे थे। अब इसका पूरा उल्टा अपन कर देंगे किसके केस में, रिडक्शन के केस में। सर जैसे पहला, कहीं सर ऑक्सीजन नहीं दिया रहता तब पूछता है वो ऑक्सीडेशन। हाँ तो अपन इसकी बात करेंगे ना, आगे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कैसे पता चल रहा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसीलिए तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है। हाँ, वो 10 तक पढ़ना था वैसा, अब मतलब 11 12 में आगे ये सब चीजें नहीं लगेगी, वो मतलब बेसिक था। तो अभी तुम कर पाओगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से ही आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसीलिए अपन ने इतना पढ़ा है। हाँ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन, तो इसका जस्ट उल्टा अपन करेंगे डिक्रीज, कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भी एग्जांपल तुम ले सकते हो, जैसे अपन बात करें Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड है, अगर इसको अपन हीट करते हैं तो हीट करने पे ब्रेक हो जाता है किसमें, Ag+O2 में, ठीक है। तो Ag2O में अगर देखोगे तो Ag तो अपने पास प्रायोरिटी ऑर्डर में था नहीं, तो ऑक्सीजन को अपन प्रायोरिटी देंगे, तो एक ऑक्सीजन है उस पर कितना आ जाएगा, -2। तो दो ही एलिमेंट है, तो एक के ऊपर अगर क्या है -2 है, तो दूसरे पे अपन क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और टोटल चार्ज 0 है, इसलिए दोनों Ag पे मिलाकर कितना रहेगा, +2। तो एक Ag पे कितना आ जाएगा, +1, मतलब यहाँ पे जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, दैट इज 0। तो सिल्वर क्या हुआ अपने पास, +1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, +1 से 0 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक तरीके से अपन क्या बोले कि +1 से 0 चला गया, +1 से 0 जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है,
लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे +1 से किस में चला गया 0, तो +1 से 0 तभी जाएगा जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। सेकेंड अपन लिखेंगे क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में देखोगे तो हुआ क्या है, ये तो हुआ है कि Ag+1 से किसमें गया, Ag में गया है, तो Ag+1 से Ag में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अपन बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। थर्ड, इसका उल्टा अपन लिख सकते हैं क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऊपर वाली रिएक्शन में ही देखो एक तरीके से हुआ क्या है, ऑक्सीजन ही तो रिमूव हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया इससे, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और इसका उल्टा अपन कर दे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो वैसे तो अपने पास ये 4 डेफिनेशन है, लेकिन अपने को पहली 2 चीजें ही ध्यान रखनी है, मतलब वो तो तुमको पता ही है, थर्ड और फोर्थ वाले तो 9th 10th में पढ़ के आए हो, लेकिन उनसे भी काम नहीं चलेगा, काम अपना चलेगा पहली 2 से। तो तुम ज्यादा अच्छे से ये वाला याद रखो, थर्ड वाला, इससे तुम फर्स्ट वाले को रिलेट कर पाओगे, क्योंकि अपन ज्यादातर इसी को यूज करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ेगा। दूसरा अपन बोल रहे हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज गेन करने का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास क्या हो गया, रिडक्शन। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है ये मॉडर्न डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, और जो पुराने जो 3 पॉइंट अपन लिखे हो क्लासिकल डेफिनेशन से, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया। या हाइड्रोजन बता दीजिए, या चीज, हाइड्रोजन कब रिमूव हो रहा है, ऐड हो रहा है? अच्छा हाइड्रोजन की वजह से क्यों हो रहा है, तो देखो हाइड्रोजन का जैसे मैंने ऑक्सीजन का एक्सप्लेन किया ना, वैसे अपन हाइड्रोजन का भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तुमने ये भी चीज सुनी होगी कि हाइड्रोजन पे जनरली क्या आता है, +1 आता है, सुना होगा नहीं? यस सर। लेकिन अपन ये देख चुके कि हाइड्रोजन जरूरी नहीं हमेशा +1 में ही रहेगा, -1 में भी आ जाता है कभी कभी। तो ये सब चीजें 10 तक थी। हाँ, तो कुछ भी पॉसिबल है, +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो अब जनरल बात की, जब जनरल बात करें तो अपन ये पॉइंट अपने पास सही है, ये वाला पॉइंट हमेशा ये भी सही नहीं रहेगा। तो एडिशन, सॉरी इसमें अपन क्या लिखे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे अगर अपन बात करें कि अपने पास मान लो कि NH3 था, तो किसी तरीके से मैंने यहाँ से नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को अलग करा दिया, मतलब NH3 से मैंने क्या कर दिया, N2 और H2 बनवा दिया। तो इस रिएक्शन से पता चल जाएगा तुमको, देखो कैसे, यहाँ पे अगर देखोगे तो नाइट्रोजन अपने पास क्या है, -3, हाइड्रोजन अपने पास क्या है, +1। मतलब जो हाइड्रोजन रिमूव होगा ना एक तरीके से, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जा रहा है तो एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज चला जा रहा है वहां से। एक मिनट सर ऐसे में, हाँ सर मेटल का एक एग्जांपल, सर मेटल में ये एप्लीकेबल होगा? मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा -1 में होता है। तो सर सिर्फ +1 में जब हाइड्रोजन होगा तभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी बोल सकते हो। देखो मेनली अपन इसी के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, अपन को कंप्लीट रिएक्शन देखनी होती है। जैसे अपन यही रिएक्शन आ गई, तो इस रिएक्शन में अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपने पास मान लो यहाँ पे अपन इस रिएक्शन को लिखें, इस पॉइंट के हिसाब से समझोगे तब समझ में आएगा थोड़ा। और मेनली अपन कैसे चेक करते हैं उसकी अपन अभी बात करेंगे, इसी रिएक्शन से बात भी कर लेंगे कि जैसे अपने पास मान लो नाइट्रोजन था, अपन इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो N2 + H2 यहाँ से अपने पास बनता है अमोनिया गैस।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो नाइट्रोजन 0 था एलिमेंटल फॉर्म, हाइड्रोजन भी 0 था एलिमेंटल फॉर्म। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन जनरली किस में आया, +1 में आया। तो हाइड्रोजन अगर +1 में आ गया तो 3 हाइड्रोजन है अपने पास, तो नेट चार्ज तो कितना हो गया, -3, सॉरी +3। एक हाइड्रोजन +1 में आया तो नेट चार्ज अपने पास क्या हो गया, +3। और पूरे मॉलिक्यूल को देखोगे तो पूरे मॉलिक्यूल पे तो चार्ज क्या है, 0 है। तो अगर इस पे +3 तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, -3। तो एक तरीके से होगा कि जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन एक तरीके से प्लस चार्ज लेके ऐड हुआ यहाँ पे, तो दूसरे एलिमेंट पे क्या क्रिएट करा देगा वो माइनस। तो नाइट्रोजन जो है N2 ये 0 से किस में गया, -3 में। मतलब इसके तरीके से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ मतलब रिडक्शन। तो ऐसा अपन बोल रहे हैं। अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है तो तुमको जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, इसी के हिसाब से देखना है। अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन आ जाती है तो पहली बात तो तुमको ये पता करना पड़ेगा कि वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। रेडॉक्स मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले तो अपन रेडॉक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर रिएक्शंस में अपन पता करेंगे किस तरीके से अपन पता लगाते हैं कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है। और अगर वो रेडॉक्स है तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये कैसे अपन पता करेंगे एक रिएक्शन में। तो जैसे मैंने बोला कि सेकंड वाला पॉइंट अपन याद रखेंगे मेनली, और इसी के हिसाब से अपन बातें करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ऐसे तुम ध्यान रखना। तो पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं रेडॉक्स की, कि रेडॉक्स रिएक्शन अपने पास होती क्या है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, रेडॉक्स रिएक्शन उसके नाम में ही आ रहा है कि वहां पर रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। तो डेफिनेशन तो अपन ऐसा कुछ लिखेंगे कि रिएक्शन in which reduction and oxidation takes place simultaneously. कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा एक साथ, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का नाम ऐसे ही आया है कि रेडॉक्स मतलब अपने पास क्या एक तरीके से रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से रेड, यहाँ से ऑक्स उठाया तो अपने पास क्या बन गया, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक तरीके से जहाँ पे दोनों चीज एक साथ हो रही है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। ये समझ में आ गया? यस सर। चलो तो अब पहले मैं एक क्वेश्चन वही ले रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास मान लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि तुमको क्वेश्चन दे दिया जाए, 3 रिएक्शन या 4 रिएक्शन दे दी और उसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी 2 ही रिएक्शन अपन लेते हैं, एक रेडॉक्स एक नॉन रेडॉक्स, तो कंपेयर करना सीखेंगे कि किस तरीके से अपन पता कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं भी समझने के लिए सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ कि अगर 2 रिएक्शन दी है, एक रेडॉक्स है एक नॉन रेडॉक्स है, तो कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो दोनों अगर समझ में आ जाएगी तो बाकी भी आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो अपन एक तो ले लेते हैं, जैसे कि अपने पास मान लो फर्स्ट है अभी आसान से लेते हैं, एक नोट्स में देख लेता हूँ कि जिंक है प्लस H2SO4 है, यहाँ से अपने पास मान लो बन गया ZnSO4 प्लस H2। हाँ ये हो गया। तो ये एक तो ये रिएक्शन हो गया अपने पास कि जिंक है, इसका रिएक्शन करा अपने किसके साथ, H2SO4 के साथ एक तरीके से, या H2SO4 लिक्विड होता है, जिंक सॉलिड होता है। तो ऐसा बोल सकते हो कि जिंक अपन ने लिया, जिंक पाउडर और H2SO4 में डिसोल्व करा दिया। ठीक है,
तो दूसरा रिएक्शन अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है इसी से जैसा मिलता जुलता कि NaCl प्लस एक मिनट एसिड बेस रिएक्शन ले लेते हैं, ज्यादा आसान हो रहेगा। कि अपने पास क्या है NaOH है प्लस HCl है, तो यहाँ से अपने पास बन गया मान लो NaCl प्लस H2O। तो अपने पास दो रिएक्शन आ गई। अब तुमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन सा रेडॉक्स है कौन सा नॉन रेडॉक्स है। ये तो एकदम सिंपल दिया है मैंने, कभी कभी काफी कॉम्प्लेक्स भी दे देता है, मतलब वहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब फॉर्मूला वाइज काफी मुश्किल हो, मतलब 5-6 एलिमेंट उसके सब अंदर पहला वाला रेडॉक्स है। काफी। सर दूसरा वाला रिडॉक्स नहीं है। तो दूसरा पहला वाला रेडॉक्स रेडॉक्स नहीं। है। अच्छा तो जिंक पहला ऑक्सीडेशन और redox और हाइड्रोजन रिडक्शन। हाँ सब बता रहा हूँ मैं, जिसका आ गया उसके लिए बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे चेक करना है जिन लोगों को नहीं पता है। सबसे पहला काम होता है कि हर एलिमेंट को तुम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दो, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। जैसे अपन यहाँ पे जिंक बात करें तो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा 0। यहाँ पे 3 एटम है अपने पास, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, तो 2 को असाइन करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले आएंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि सेकंड पॉइंट पे हाइड्रोजन था, थर्ड पॉइंट पे ऑक्सीजन था। अब प्रायोरिटी ऑर्डर तुमको ध्यान होना चाहिए, मैंने लास्ट में टेबल बनाया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने को असाइन करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को अपन असाइन कर देंगे क्या +1, और ऑक्सीजन को असाइन करेंगे अपन क्या -2। तो 2 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन की वजह से नेट चार्ज कितना आ जाएगा +2। 4 ऑक्सीजन है, इनकी वजह से नेट चार्ज कितना आ जाएगा -8। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है 0। तो अभी अगर अपन देखें, मैं जो अपन बता रहे थे डायरेक्ट करने वाले मेथड से ही कर रहा हूँ। तो अभी अगर अपन देखें कि माइनस चार्ज अपने पास -8 है, हाइड्रोजन के ऊपर +2 है, और टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है 0। तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए और वो भी कितना होना चाहिए +6, तब नेट चार्ज क्या होगा 0 होगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो इस तरीके जब 3 एटम आ जाएंगे तो 2 को असाइन कर दिया अपन ने, 2 को असाइन करके नेट चार्ज निकाल दिया, मतलब दोनों से कितना नेट चार्ज आ रहा है और मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना, उसके हिसाब से अपन फिर थर्ड को दे देंगे। तो एक तरीके से है तो चार्ज बैलेंस ही अभी भी, या तुमको फॉर्मूले से करना है तो इक्वेशन बना के करो कि हाइड्रोजन पे +1 है, सल्फर पे -2 है, तो हाइड्रोजन की वजह से टोटल चार्ज आया +2, ऑक्सीजन की वजह से टोटल चार्ज आया -8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के नेट चार्ज हो गया -6। टोटल मॉलिक्यूल पे कितना है 0, तो सल्फर के ऊपर कितना होना चाहिए +6 होना चाहिए, तभी नेट चार्ज अपने पास क्या आएगा 0 आएगा। मतलब सल्फर एक ही है तो पूरा का पूरा +6 चार्ज किस पे रहेगा सल्फर पे, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6 हो गया। तो हाइड्रोजन +1 था, सल्फर +6 था, ऑक्सीजन -2 था। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे भी निकाल दो। तो H2 अपने पास क्या है 0 है। यहाँ पे अगर निकालोगे तो जिंक की अगर अपन बात करेंगे तो जिंक अपने पास आएगा किसमें +2 में, सल्फर आएगा +6, ऑक्सीजन आएगा -2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे वापस तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि जो ZnSO4 होता है ये आयोनिक है, तो यहाँ पे Zn होता है +2 में और सल्फेट होता है तुम्हारे पास माइनस, सल्फेट आयन है यहाँ पे। तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक दिक्कत होगी फिर वापस। तो ये जब तक अपन पूरा नहीं पढ़ लेते ना तब तक तो यार दिक्कतें रहेगी थोड़ी बहुत। तो देखो फिर भी वैसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो बैलेंसिंग से रिलेटेड आएंगे, कि रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने से रिलेटेड। और रेडॉक्स रिएक्शन जब बैलेंस करने को देगा तो रिएक्शन तुमको वहाँ पे गिवन ही होगी। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। हाँ तो ZnSO4 आयोनिक कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट पता है क्या आ गया कि ZnSO4, अब आयोनिक कंपाउंड के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसे निकालते हैं। कि जब भी अपन आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं ना तो केटाइन के लिए अलग बात करते हैं, एनाइन के लिए अलग बात करते हैं। तो यहाँ पे जो SO4 है, मतलब SO4 से तुमको समझ में आना चाहिए कि सल्फेट आयन है, और Zn के ऊपर क्या, सल्फेट आयन मतलब क्या हो गया -2, तो जिंक के ऊपर क्या हो जाएगा +2। तो
अब ये तुमको फिर वापस थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा फिर एक पॉइंट चाहो तो ऐड कर लो इसमें, कि जब भी अपन आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड में अपने को केटाइन को अलग देखना है, एनाइन को अलग देखना है मेनली। तो केटाइन अपने पास एनाइन जो है तुमको समझ में आना चाहिए, SO4 का मतलब यहाँ पे सल्फेट आयन रहा होगा, सल्फेट आयन मतलब उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो जिंक पे क्या आएगा +2, तो यहाँ पे Zn+2 में है, और Zn+2 में हो जाएगा तो वापस S पे निकालोगे तो यहाँ पे +6 आएगा, और ऑक्सीजन पे निकालोगे तो वापस -2 आएगा। तो अब अगर अपन देखें, अच्छा नीचे वाले में भी देख लेते हैं ऐसे, कि यहाँ पे अगर निकालने जाओगे तो वापस ये Na+ और OH- आयनिक कंपाउंड है अपने पास, तो Na+ पे तो अपने पास क्या हो गया +1, ऑक्सीजन पे अगर निकालोगे तो असाइन ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे किसी भी कर दो, तो हाइड्रोजन का +1 लिखेंगे तो ऑक्सीजन अपने पास क्या होना चाहिए -2। सर इसमें भी तो Na OH अपने पास आयन क्या है। हाँ OH anion है ना, तो उसी को तो निकाला अपन ने, ये अच्छा अपन ने अलग करके लिख दिया। तो OH में अगर देखोगे तो हाइड्रोजन को असाइन किया ना अपन ने +1, अच्छा तो हाइड्रोजन में +1 है, नेट चार्ज -1 है, तो ऑक्सीजन पे कितना आना चाहिए -2। ओके सर। हाँ HCl में अगर देखोगे तो H+ है और Cl-, या ऐसे निकालोगे तो अपने पास हाइड्रोजन को दोगे +1 और क्लोरीन को दोगे -1। इधर भी निकालोगे तो सेम चीज है कि Na+ है, Cl- है, इसका मतलब Na अपने पास +1 है, Cl अपने पास -1 है। H2O में निकालोगे तो हाइड्रोजन +1 है, ऑक्सीजन -2 है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन आएगी ना अपने पास, यहाँ पे अपन ने निकाला कि हाइड्रोजन जो है इस वाले में NaOH में Na अपने पास +1 में है, ऑक्सीजन अपने पास -2 में है, हाइड्रोजन वापस अपने पास +1 में है। हाँ तो डिफरेंस तुमको ये समझना है कि अगर तुम सेकेंड वाली रिएक्शन में देखोगे, तो सेकेंड वाली रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर में किसी भी एलिमेंट के लिए चेंज नहीं आया है। प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो Na+1 में है, रिएक्टेंट साइड में भी Na+1 में है, देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है, ये रहा Na+1 Na+1। पहले मैं बोल लूं, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन भी -2 है, रिएक्टेंट साइड में भी -2 है। हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में +1 है, रिएक्टेंट साइड में +1 है। क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में -1 है, रिएक्टेंट साइड में -1 है। मतलब किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है, और सर जब हाइड्रोजन तक तो 2 बार है ऑक्सीडेशन, ना। तो क्या हो गया है तो +1 में ही ना दोनों तरफ। यस सर। हाँ तो ऑक्सीडेशन नंबर में किसी के लिए चेंज नहीं आया है, तो जब तक किसी भी एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन बोल क्या रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज। तो जब तक ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा तब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो नहीं होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसी तरीके से तुमको निकालना होता है कि हर एलिमेंट का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। थोड़ा बहुत अभी तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में दिक्कत हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, और मैं इनऑर्गेनिक में ही पढ़ाऊंगा तुमको, तो मैं तो दोबारा से वापस जो भी अपने पॉइंट है सबको रिवाइज करा दूंगा फटाक से, तो पूरा चीज अपन वहां पे कवर कर लेंगे। अभी जो ये चैप्टर है इसमें तुमको बैलेंस करना ही सीखना है, तो वो तो काम चल जाएगा, क्योंकि जब भी बैलेंस करवाया जाएगा तुमको रिएक्शन तो दी जाएगी, तो जब रिएक्शन दी जाएगी तब तो कोई दिक्कत होगी नहीं। वो बैलेंस करने को बोल रहा है मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ही दे रहा होगा, जब रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग की बात हो रही है तो। हाँ तो सेकेंड वाला में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है मतलब वो तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन आए आइडेंटिफाई करने के लिए, तो तुमको यही देखना है हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो हर कंपाउंड में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। अगर चेंज हुआ तो रेडॉक्स है, नहीं चेंज हुआ तो नॉन रेडॉक्स है। और सर जब रेडॉक्स है तो फिर तुमको पता लगाना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोजन ने गेन किया है ना इलेक्ट्रॉन। हाँ उस पे अपन आएंगे भी। तो फर्स्ट वाले पे अगर अपन देखें तो सेकेंड वाला तो अपने को पता चल गया कि किसी में कोई चेंज नहीं है, मतलब ये क्या हो गया नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब तक ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होगा तब तक उसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अब देखो
यहाँ पे अगर अपन देखें तो जिंक का चेंज हो गया, जिंक यहाँ पे 0 था, यहाँ पे किस में आ गया, +2 में आ गया। सल्फर का नहीं चेंज हुआ, ऑक्सीजन का नहीं चेंज हुआ। सल्फर इधर भी +6 था, इधर भी 6 था। ऑक्सीजन इधर भी -2 था, इधर भी -2 है। लेकिन हाइड्रोजन का चेंज हुआ, हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ चला गया, +1 से 0 में चला गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज हो रहा है, जिंक का चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। अब रेडॉक्स से तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। तो पहली बात तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी चेंज हुआ है, मतलब वो रिएक्शन अपने पास क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। सर किसी का भी चेंज हुआ तो रेडॉक्स? हाँ, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो ही रहा होगा वहां पे, क्योंकि एक कभी भी एक साथ नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता, तो इसमें दोनों किसने हमेशा एक साथ ही होते हैं। सर आपने Ag2O को हीट किया था सर, उसमें तो बस वही हो रहा है। कहाँ हो रहा है वहां पे, ऑक्सीजन भी तो देखो, ऑक्सीजन की अपने बात ही नहीं की। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 से किस में चला गया, 0 में। चाहे हर रिएक्शन से रिडॉक्स है, मतलब अगर इसमें कुछ भी हो रहा है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो रेडॉक्स ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, डेफिनेशन तो लिखा अपन ने। तो बचपन में तो रिएक्शन देते थे उसमें नहीं होता था। यस सर। यस सर। बचपन, क्या बचपन में रिएक्शन देते थे तो? सर 9-10 में सर मतलब कई रिएक्शन थी जिसमें केवल ऑक्सीडेशन होता था, रिडक्शन होता था। अच्छा, बचपन में तुम बच्चे थे ना, इसलिए वहां पे सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता था, एक ही होता था। तो सर गलत अब बड़े पढ़ा हो गए, अब दोनों हो गए। नहीं गलत नहीं, उस पर भी आएंगे अपन, वो हाफ रिएक्शन होती है, बात करेंगे उसकी भी, सर आगे आएगा वो भी। हाँ सर एक रिएक्शन में सिर्फ 2 एलिमेंट के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकते हैं। अरे बिल्कुल, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है। नहीं सर, का केस है। मतलब सर जैसे 3 एलिमेंट है सर, तो 2 के ऑक्सीडेशन हो और एक का रिडक्शन हो, ऐसा पूछना चाहता हूँ। हाँ हो सकता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। जब तुम ऐसा बोल रहे हो तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है साथ में। सर एक केस बताइए ऐसा। ऐसा अपन सर, पढ़ेंगे दो टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। अरे सब पढ़ेंगे। हाँ, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन किसी ने पढ़ा हुआ है, आगे आएगा ये सब। टाइप्स ऑफ रिएक्शन करके पढ़ेंगे अपन, उसमें आएगा ये सब कि 3 में से 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है, एक ही का रिडक्शन हो रहा है, एक ही का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सब आएगा ये। हाँ, तो अपन यही बात कर रहे थे कि रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होगा। जो तुम्हारा डाउट था वो कि बचपन में तो ऐसा भी आता था कि सिर्फ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और सिर्फ रिडक्शन भी हो रहा है, उसकी भी अपन बात करेंगे कि वैसा क्यों लिखा जाता था वहां पे, तो सब आगे आएगा। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो 100% है कि रिडक्शन भी होगा, एक कभी नहीं होता है, साइमल्टेनियसली होते हैं दोनों। हाँ, तो अब अपन यहाँ पे बात करें कि अपने को पहला रिएक्शन पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है जिंक का और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया अगर, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रेडॉक्स रिएक्शन है तो तुमसे ये भी पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो अब अपन ने जो पहला ही पॉइंट लिखा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, कि अगर इलेक्ट्रॉन का, सॉरी हाँ सही बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो एक तरीके से जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से सोच सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो अपने पास क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक 0 से किस में गया, +2 में गया, मतलब जिंक का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन में किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिडक्शन अपन ने क्या देखा था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर अपने पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज गेन कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो +1 से हाइड्रोजन किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब +1 से अगर 0 में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है एक तरीके से, तभी तो +1 से 0 में गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो वैसे यहाँ पे 2 ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, तो जिस एक का ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का रिडक्शन होगा, क्योंकि दोनों तो साइमल्टेनियसली होते हैं। तो अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है,
रिडक्शन पूछ लिया जाए किसका हुआ है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। समझ में आता है क्या? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नॉन रेडॉक्स है, कौन सा रेडॉक्स है, और रेडॉक्स में भी किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो जैसे किसी ने बोला था एजी वाला एग्जांपल, उसी को दोबारा अपन लिखते हैं और तुम पता करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। कि Ag प्लस O2, हमने उल्टा लिख दिया आपकी बार, यहाँ से मान लो बन गया क्या, AgO, वहां पे अपने AgO को ब्रेक कराया था Ag और O2 में, तो एक ही बात है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन वाला यस सर, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हाँ, रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो वही पता करना होगा तो कैसे करते हैं अपन। मान लो कि रिएक्शन आती, तो Ag यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म है 0, H2O यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म है 0, Ag और ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन -2 रहेगा, Ag, अच्छा ये अपन ने पूरा नहीं लिखा, Ag2O है इसका फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने, Ag2O। हाँ, तो दो Ag पे मिला के क्या रहेगा अपने पास, +2, तो एक पे कितना आ जाएगा, +1। तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखोगे तो Ag अपने पास 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। O2 की अगर अपन बात करें तो 0 से किस में जा रहा है, एक तरीके से -2 में जा रहा है, 0 से -2 जाना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो ये हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये था अपने पास। अब एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस अपन लिखते हैं, उसके बाद अपन हो ही जाएगा ये। फिर कल अपन ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये तुमने पढ़ा भी होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। हाँ, उसी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास यही रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent and reducing agent। चलो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो डेफिनेशंस लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से अपन बात करेंगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो पहला पॉइंट अपन लिख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको अपन ये भी बोलते हैं ऑक्सीडेंट। तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चीज कैसे ध्यान रख सकते हो, देखो अपन बोलते हैं नॉर्मल एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है कि जिस चीज का वो एजेंट है वही वो काम करवाएगा। जैसे कोई रेलवे टिकट कराने का एजेंट होता है तो रेलवे टिकट करवाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो अगर कोई दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा तभी दूसरा क्या हो पाएगा, ऑक्सीडाइज हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो डेफिनेशन तो अपन ऐसा कुछ लिखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर those compounds which can oxidize others, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, ठीक है। एंड अब दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो दूसरे को अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, एंड रिड्यूस इटसेल्फ। तो ये हो गया अपने पास कि एजेंट मतलब वही होता है कि जिस चीज का एजेंट रहेगा वो काम करवाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा, तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे तुमको सोचना है। ये क्लियर हुआ क्या? सर। हाँ,
पहले अपन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपन एक एग्जांपल करेंगे, वहां पे तुमको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर अपन कंडीशंस लिखेंगे कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। सेकंड, रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, इसको अपन बोलेंगे रिडक्टेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट का क्या मतलब है? तो वापस वही कि रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिडक्शन का काम करवाएगा, जिस चीज का एजेंट है वही काम करवाएगा, तो अपने पास क्या होगा? तो सेम डेफिनेशन लिखेंगे उसके जैसा कि रिड्यूसिंग एजेंट्स आर those compounds which can reduce others, and oxidize itself कि खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब अपने पास मान लो कि एक रिएक्शन अपन लेते हैं, उसमें तुमको बोल दिया जाए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पता करने के लिए कि जैसे अपने पास मान लो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये मैंने बोल दिया कि रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे NO3 माइनस है प्लस H2S है, तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा? NH4 प्लस और साथ में मान लो बन गया HSO4 माइनस। तो ये रिएक्शन है, इसमें तुमको पहले तो यही पता करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले तो पता लगाओ कि दोनों मॉलिक्यूल में जो दोनों रिएक्टेंट में पता करेंगे अपन, क्योंकि रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, रिएक्शन में तो ये पार्ट ले रहा है कि NO3 माइनस और H2S में किस एलिमेंट का, दो का एक का, वो भी पता करना पड़ेगा पहले, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। और जब पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है, तब तो इजीली बता दोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जल्दी पता करो। NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीजन का निकालो, और जैसे बताया था वैसे पता करो। किसी का आंसर आया तो बताना। और सर NO3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है और H2S रिड्यूसिंग है। अच्छा, क्या सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है? यस सर, वही। क्या? सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है अच्छा, और नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया। चलो बढ़िया है, देख लेते हैं अभी बाकी किसी का आया कि कुछ। देखो तो देख लेते हैं, यहाँ पे अगर तुम निकालोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को असाइन करोगे -2, तो नेट हो गया -6, नेट टोटल चार्ज अपने -1 है, तो नाइट्रोजन का आएगा +5, निकाल लेना है।
ऑक्सीजन पे अपन असाइन किया क्या -2। इसी तरीके से हाइड्रोजन पे असाइन करोगे यहाँ पे +1 तो सल्फर पे आएगा क्या -2। सेम चीज यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा क्या -3, हाइड्रोजन पे असाइन करोगे क्या +1। यहाँ पे अगर असाइन करना होगा तो हाइड्रोजन पे +1 करना होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा और सल्फर पे आ जाएगा कितना +6। तो ये सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। तो अब अपने को ये देखना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज तो हो रहा है कि नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है -3 में जा रहा है। तो नाइट्रोजन के लिए चेंज हो रहा है, एक तो मैं एरो कर देता हूँ किस किस के लिए चेंज हुआ। एक तो नाइट्रोजन के लिए चेंज हुआ, जिस एलिमेंट के लिए चेंज हो रहा है उसके नीचे। ऑक्सीजन अगर देखोगे तो उधर भी -2 है, इधर भी -2 है, तो ऑक्सीजन के लिए नहीं चेंज हुआ। हाइड्रोजन भी देखोगे तो इधर +1 है, प्रोडक्ट साइड भी +1 है। दूसरा चेंज हो रहा है किसका, सल्फर का। सल्फर -2 से किस में जा रहा है +6 में जा रहा है। तो नाइट्रोजन और सल्फर के लिए चेंज हो रहा है, मतलब NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट तुमसे पूछा जाए तो तुमको पूरा मॉलिक्यूल बताना है, एलिमेंट नहीं बताना है। तो मॉलिक्यूल के हिसाब से अपन बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन NO3- से आ रहा है, सल्फर तुम्हारे पास H2S से आ रहा है, तो उसी की अपन बात कर रहे हैं। हाँ, पहले तो अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन अगर देखोगे तो +5 से किस में गया है -3 में। तो +5 से -3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका, डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, तो अपने पास क्या हो गया रिडक्शन। अच्छा, एक और चीज मैं तुमसे पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए अगर डिक्रीज हुआ है तो क्या बोलोगे। सर 8। +5 से -3 जाने तक कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने। सर 8 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आता है क्या। तो अगर तुमको ये समझ में आएगा तो बैलेंसिंग का 30% काम तो हो गया तुम्हारा, कि ये पता करना आना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। तो देख सकते हो +5 से -3 जा रहा है, तो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, उससे 0 आया होगा, फिर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, उससे -3 गया होगा, तो टोटल कितना हो गया 8। माइनस कर दो ना फिर दोनों को, माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। हाँ, माइनस कर दो, वो भी जैसे भी करना, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए वैसे बताया मैंने। तो हाँ, और यहाँ पे सल्फर का चेंज हो रहा है, तो सल्फर -2 से कहाँ जा रहा है +6। यहाँ पे कितना चेंज हुआ सर 8 का ही हुआ है। यहाँ भी 8 हुआ। 8 का ही हुआ है। सर चलो, तो और सर 8 ये इलेक्ट्रॉन इसने इक्वली होता है। क्या इक्वली होता है। अरे जितना इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा उतना ही तो दूसरा गेन करेगा ना, नया इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं होगा ना कहीं से। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस होगा उतना सारा इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में चला जाएगा, मतलब दूसरा स्पीशीज उसको गेन कर लेगा। समझ में आया क्या। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मिला के, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन में लूज होता है वही रिडक्शन में जाता है, मतलब वहां पे गेन हो जाता है दूसरे सब्सटेंस के द्वारा, क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन तो कहीं से क्रिएट होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये सल्फर अपने पास -2 से किस में जा रहा है +6 में जा रहा है, तो -2 से +6 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा एक तरीके से ऑक्सीडेशन। अब अपन ने बोला कि जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो देख सकते हो सर कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। क्या था, देखो, हाँ, तो अपने पास NO3 में नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब NO3 यहाँ पे आया तभी तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो एक तरीके से NO3 का रिडक्शन हो रहा है और ये दूसरे सब्सटेंस जो है H2S उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये अपने पास क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो या तो ऐसे ध्यान रख सकते हो या फिर वैसे ध्यान रख लो कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। और H2S की अगर अपन बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब जब H2S है तभी तो NO3- का रिडक्शन हो पाया है, तो ये अपने पास क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस सब्सटेंस में मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि उसी की प्रेजेंस में दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि उसी के प्रेजेंस में दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
तो ये था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका सर रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन सल्फर की जगह हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कंपेयर नहीं कर सकते? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे कंपेयर करोगे? वो तो सेम ही है ना दोनों तरफ यार। हाइड्रोजन इधर भी +1 है, उधर भी +1 है। ऑक्सीजन इधर भी +2 -2 है, उधर भी -2 है। ओके सर। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करना है। यस सर। अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन दी जाती है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेडॉक्स में कि रिड्यूसिंग एजेंट पता कर दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता कर दो, कौन रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आप सबसे बेसिक कौन सा ऑक्सीडाइज, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सा नॉन रेडॉक्स रिएक्शन।